अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। IMF प्रोग्राम का 9th रिव्यू और उससे जुड़ी जितनी भी चीज़ें थीं, जो शराइत थीं, जो इक़दाम हुकूमत ने करने थे, चाहे वो हमारे एक्सचेंज रेट के हवाले से हो और एक्सचेंज रेट की डिटर्मिनेशन जो है वो मार्केट बेस्ड मैकेनिज़्म के ऊपर हो, जिस पे हमने देखा कि पिछले एक हफ्ते के अंदर डॉलर जो है वो 37 रुपये 93 पैसे बढ़ गया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अब वहाँ पर एक कूलिंग पीरियड है। अब वो उछल कूद जो है वो डॉलर के अंदर नहीं देखी जा रही, क्योंकि मार्केट इस वक्त जो अपर कैप वगैरह जो इस वक्त मार्केट में फ्रीज था वो कैप हटा और मार्केट के लेवल पे साथ ही साथ और जो सख्त इक़दाम हैं उसमें पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतों में इजाफा और चंद इक़दाम और हैं। बहरहाल 9th रिव्यू से कंडीशन बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं उससे मशरूत हैं। ये कोई अनहोनी नहीं है कि पाकिस्तान के ही साथ इस तरह के हालात हैं। खुर्रम शहजाद जो मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं, उनका एक पीस जो है बड़ा मशहूर हुआ और उसमें उन्होंने लिखा कि लगभग ऐसे ही हालात, मुआशी और सियासी हालात 90 के पीरियड में 90s, 91, 92 में इंडिया को भी दरपेश थे और उस वक्त बुरी तरीके से उनका रुपए जो है डिवैल्यू हुआ। उनके पास भी जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो महज मेरे ख्याल से 3 या 4 हफ्तों तक के रह गए थे। दैन उसके बाद उन्होंने टर्न अराउंड कैसे लिया, ये यहाँ पर सबक है जो आज हम जानना चाहेंगे। खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम, पहले तो ज़रा IMF प्रोग्राम के हवाले से जानना चाहूँगा, क्या इस्लामाबाद में बातचीत हो रही है, क्या इस वक्त अपडेट्स आप तक पहुँच रही हैं, पहले वो बताइएगा। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच इमरान। देखें, अपडेट्स तो मोरलेस वही हैं कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को क्या करना है वो अभी वेट हो रहा है कि उन्होंने 2-3 स्टेप्स लेने हैं। एक तो मिनी बजट अनाउंस करने की बात हो रही है, जो उसके अंदर 2-3 चीज़ें जो अनाउंस की जाए। एक तो टैक्सेस जो है वो मजीद लगाने हैं और 2-3 एरियाज की बात हो रही है लगाने की, और इसमें ये भी आ रहा है एग्जिस्टिंग बिजनेसेस पे शायद टैक्स लगाए जाएंगे और ये होना नहीं चाहिए वैसे तो, बट जो है ऑब्वियसली ये होगा। और दूसरा ये कि इलेक्ट्रिसिटी और गैस की प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस में इंक्रीज आएगा मजीद, और पेट्रोलियम प्राइसेस को भी शायद बढ़ाया जाए मजीद, क्योंकि ये जो करेंसी की गिरावट नजर आई है ये बेसिकली अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुई है पेट्रोलियम प्राइसेस में, ये अभी होनी है। हाँ। और जो इंक्रीज किया गया है वो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस थोड़ी सी बढ़ी हैं, शायद उसका इम्पैक्ट है, ये अभी करेंसी का इम्पैक्ट नहीं है। करेंसी का इम्पैक्ट आपको पता है आता है एटलीस्ट 20 दिन या 25 दिन के बाद, जब आपकी नई करेंसी पे इंपोर्ट होती है और फिर उसके जो है मार्केट में वो कंसाइनमेंट आता है, टाइम लैग इफेक्ट होता है इसका। जी बिल्कुल। तो अभी जो बात हो रही है वो मेरे ख्याल में यही है कि टैक्सेस, एनर्जी प्राइस का इंक्रीज और फिर और दूसरी चीजें जो कि IMF ने कही, बेसिकली ये 2-3 चीजें, टैक्सेस और एनर्जी प्राइसेस का इंक्रीज करना, ताकि जो टैक्स शॉर्टफॉल है वो पूरा किया जा सके और एक्सपेंडिचर को जो है ना कंटेन किया जा सके। अच्छा, अभी प्रोग्राम के प्रेम्बल में मैंने बताया कि लगभग यही हालात जो है वो भारत को भी दरपेश थे 90s के अंदर। वहां पे क्या क्या प्रॉब्लम थी और उसके बाद जो नरसिम्हा राव एडमिनिस्ट्रेशन आई, उन्होंने कूप अप कैसे किया, जरा इसके ऊपर भी बात कर लें। जी देखें, मैं एक चीज करेक्ट करूंगा थोड़ी सी आपकी स्टेटमेंट में कि सिमिलर हालात नहीं थे, इससे वर्स हालात थे। इससे वर्स थे? अच्छा। जी, अगर आप थोड़ा स्टडी करें तो आपको ये अंदाजा होगा कि एक्चुअली उनके जो हालात थे वो हमसे ज्यादा खराब थे, यानी कि हम उनके शायद 50% पे हैं इस वक्त। ओह माय गॉड। मैं आपको बताता हूँ कैसे। हाँ, देखिए, जो सिमिलैरिटीज है वो ये है कि उस वक्त भी इंटरनेशनल मार्केट में एक वॉर हो गई, गल्फ वॉर, आपको याद होगा 91। अब गल्फ वॉर की वजह से एनर्जी प्राइसेस जो हैं वो $15 से उठ के $35 चली गई थी, 133% इंक्रीज विद इन अ मंथ। और उसके बाद ये तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट हो गया, आपको पता है चैलेंजिंग एनवायरनमेंट हो गया कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस बहुत बढ़ गई और भारत भी उस वक्त बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा था, उसके भी फाइनेंसेस जो है वो इस तरह से स्टकअप थे। दूसरा क्या हुआ, इंटरनल उनकी एनवायरनमेंट जो थी ना, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, ये तीनों जो है बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो गई थी। वो कैसे हो गई थी कि सबसे पहले तो आपने देखा, याद होगा आपको, कि राजीव गांधी का मर्डर हो गया था, एक बहुत बड़ा लीडर उनका पार्टी का, जैसे हमारे यहाँ बेनजीर का 2007-8 में हुआ था, 7 में, इस तरह से उनका राजीव गांधी का वो स्टेटस था, वो लीड कर रहे थे फ्रंट, तो उनको मार दिया गया। और उसके बाद जो है सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए 93 में मुंबई में, आपको याद होगा। तो और फिर बाबरी मस्जिद का केस हुआ 92 में, 92-93 में, इसी दरमियान में। तो आप ये देखिए कि एक तरफ पॉलिटिकल प्रॉब्लम, बड़ा इशू, किसी बड़े लीडर को मार देना, कम्युनल वायलेंस,
साथ में सोशल इशू, सोशल अनरेस्ट होना, और फिर उसके साथ जो है आपकी इकोनॉमी का जो है बहुत फ्रेजाइल होना। कैसे फ्रेजाइल होना? डेफिसिट जो है, खासकर आपके जो एक्सटर्नल डेफिसिट है और जो फिजिकल डेफिसिट है, 8.5% जीडीपी, 3.5% का एक्सटर्नल था, 8.5% का जो है ना वो फिजिकल डेफिसिट था आपका। ठीक। उसके बाद आपके पास रिजर्व जो थे, आज आपके पास कितने रिजर्व थे? 4 हफ्ते के रिजर्व में, 3 हफ्ते के, 4 हफ्ते के, 3-3.5 बिलियन डॉलर आपके पास रह गए। उनके पास $1 अरब रह गया था उस वक्त। और उसके साथ साथ जो उनका डेट था, जो फॉरेन कर्जे की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ। हमारा आज $100 बिलियन है। वो आज इतना ज्यादा में नहीं लगता, हमारे हिसाब से ज्यादा दुनिया के हिसाब से नहीं है, लेकिन उनका $72 बिलियन था उस वक्त। $72 बिलियन इमरान, दुनिया में थर्ड लार्जेस्ट था उस वक्त इंडिया के पास, और उनके पास $1 अरब का रिजर्व था। तो आप सोचें कि उनकी सिचुएशन इंटरनल वायलेंस से लेकर, सिक्योरिटी से लेकर, पॉलिटिकल, सोशल, ये सब, और ग्लोबल एनवायरनमेंट भी, कमोडिटी की जो है वो खराब हो गई, जिसकी वजह से उनके remittances भी कम जबकि हो गई। खुर्रम, प्रोग्राम में वक्त की थोड़ी कमी है, लिहाजा मैं फिर भी पूछना चाहूंगा कि जो कोलिशन गवर्नमेंट आई थी, नरसिम्हा राव की कोलिशन गवर्नमेंट थी, और मैं उसी पे आ रहा था। काफी कमजोर गवर्नमेंट थी। मैं उसी पे आ रहा था कि ये देखें, एक तो इंटरनल एनवायरनमेंट चैलेंजिंग, मोस्ट चैलेंजिंग, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चैलेंजिंग, फिर आपकी जो गवर्नमेंट थी वो कोलिशन थी, और सबसे वीक प्राइम मिनिस्टर थे। क्योंकि वीक इसलिए थे कि वो तो घर जा रहे थे, तो उन्हें बुलाया गया कि भाई हमारे लीडर तो जा चुके हैं, आप सीनियर मोस्ट हैं इस पार्टी में, आप लीड कर रहे थे। वो कह रहे थे इस आदमी हालात में कैसे लीड किया जा सकता है, बट ही टुक द चैलेंज। उन्होंने चैलेंज लिया, और उन्होंने पहले तो पॉपुलर डिसीजन नहीं लिए, उन्होंने कहा कि पॉपुलर डिसीजन लूँ कैसे लूँ। तो उन्होंने किया क्या? देखिए, 3 चीजें, 3 फाइंडिंग्स हैं इंपॉर्टेंट, जो हाँ। हम करें तो सब कुछ हो सकता है। सबसे पहली जो फाइंडिंग है ना, वो है स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल। वो कैसे थी पता है? वो ऐसे थी कि उन्होंने 4 या 5 लोग अपनी एक टीम बनाई, 5 लोग की, हाँ। और वो हाईली कॉम्पिटेंट, इंटीग्रिटी वाले लोग, कॉम्पिटेंट लोग, और उसके साथ जो है ना, जो मेरिट होता है ना कि हाँ हाँ इनको ये काम पता है, उन लोगों को मैं ले रहा हूँ जिनको ये काम पता है कि करना कैसे है। मनमोहन देखो सिंह ये उनके कुछ strong- वजीर खजाना बने थे, मनमोहन सिंह। जी 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 जी, मनमोहन सिंह थे, चिदम्बरम थे, राजारंगम थे, एक और थे, ये प्लानिंग कमीशन, हम्म। फाइनेंस मिनिस्ट्री, सेंट्रल बैंक, और कॉमर्स मिनिस्ट्री, ये 4-5 लोग, और भी बहुत सारे थे, लेकिन मैं मोटे मोटे नाम आपको बता रहा हूँ। तो इन्होंने किया ये कि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल थी उनकी, फिर उसके साथ स्किन इन द गेम था। स्किन इन द गेम से क्या मुराद है? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुनान। हाँ। वो ये है कि भाई उनका खाना पीना ओढ़ना सब कुछ उसी कंट्री में था। नसीमा राव वहीं साग खाते थे, वहीं वो अपनी जो है ना वो जैसे पंजाबी में कहते हैं मंजी लगाते थे, और वहीं पर ही जो है उनका रहना, ओढ़ना था, रहना हाँ। था उनकी जनरेशन में। स्किन इन द गेम है कि जी मैंने यही रहना है, मेरी जनरेशन ने यही रहना है, मैंने इसी को लेके चलना है आगे, मेरे कहीं बाहर कुछ नहीं है, या मेरा ठीक। कोई ऑल्टरनेट नहीं है, यही है। थर्ड ये था कि जो टीम थी ना वो हाईली एम्पावर्ड थी। वो कैसे थी कि एक तरफ उन्होंने ये कहा अपनी टीम को कि देखिए जी, आप अपने इकोनॉमिक डिसीजन लें जो आपको सही लगता है, जो हमें इस कंट्री को टर्न अराउंड करना है इस मुश्किल में। मैं पॉलिटिक्स को संभाल लूंगा, मैं कोलिशन को भी संभाल लूंगा, जोड़े रखूंगा, मैं अपनी ऑपोजिशन को भी संभालूंगा, आप पॉलिटिकल इम्पैक्ट मैं आप पे नहीं आने दूंगा। देखें, ये जो अश्योरेंस देते हैं ना अपनी टीम को, तो टीम खुल के काम करती है, अपना बेस्ट देती है, उनको दिया। और आपका रिजल्ट ये हुआ कि 3 साल में उनका एक्स ऑयल ट्रेड डेफिसिट ट्रेड सरप्लस में चला गया, ग्रोथ 6% की हो गई, इन्वेस्टमेंट तो आने लग गए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट खोल दी, उनका जो लाइसेंस राज था वो खत्म कर दिया, मोनोपोली के एक्ट्स खत्म किए, तो सब काम किए एक साथ। तो हम भी तो आज ये कर सकते हैं यानी ना, अगर हमारे हार्ड पॉलिटिकल कोर विल है। इकोनॉमिक डिसीजंस के ऊपर पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान अगर आज इस नहज पे पहुंचा है तो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है कि जो नागुज़ीर हमारे मुआशी फैसले थे उन पर सियासी समझौता बाजी की गई, चाहे IMF के हवाले से हो या किसी और के हवाले से। ये चीजें टर्न अराउंड हो सकती हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल चाहिए। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, और अच्छी टीम है, पावर टीम है, आप उस पर पॉलिटिकल इम्पैक्ट ना आने दें, उनको पॉलिटिसाइज ना करें। आप देखें कैसे आपकी परफॉर्मेंस आती है, आप देखें कैसा टर्न अराउंड करते हैं, तो आपका तो मुल्क तो बहुत बेहतर है, रिलेटिवली बात कर रहा हूँ कि उस सिचुएशन से बहुत बेहतर है आज आप। बट आप उस डायरेक्शन में चले जाएंगे अगर आप जो है अपने आप को टाइमली नहीं संभालेंगे, और वो सब चीज़ें नहीं करेंगे कि जो एक अच्छी टीम, एक अच्छी मुआशी टीम, और स्ट्रॉन्ग विल के साथ, और एम्पावरमेंट। देखिए, एम्पावरमेंट बड़ी ज़रूरी है। मैं आपको ये बता दूं, आज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर, ये दोनों अलग अलग हैं। जिसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके पास पावर नहीं है, जिसके पास पावर है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये अगर हम एक अपना गवर्नेंस मॉडल ठीक करें,
आप यकीन करें हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं। विद इन मंथ्स आपकी जो है ना सिचुएशन बेहतर हो सकती है, विद इन मंथ। ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद आईएमएफ प्रोग्राम वगैरह का क्या उनका रहा इंडिया का, क्योंकि वो भी 12 इंडिया जाता रहा है, और ये क्या मतलब बहुत खतरनाक होता है आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर जाना। दुनिया में ऐसे भी मुल्क हैं जो गए, वहां से निकले, पाकिस्तान ने भी एक आध प्रोग्राम जो है वो कामयाबी के साथ उनका पूरा किया, बट अगेन कि वो कहता है अब अपना मुआशी क़िबला दुरुस्त कीजिए, इकॉनमी को डिसिप्लिन करें, इकॉनमी को डॉक्यूमेंट की तरफ लेकर आए, तो इसमें बुराई क्या है? जी देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इंडिया के साथ हुआ ये, इसी को मैं रिलेट कर रहा हूँ। हुआ ये कि इंडिया के पास गोल्ड था और कुछ भी नहीं था, $1 अरब रह गया था, उनको रिपेमेंट्स करनी थी, ऑफकोर्स उनके इम्पोर्ट्स रुकी हुई थी। उन्होंने पहला डिसीजन पता क्या लिया इमरान? हाँ। इस मौशी टीम पहला डिसीजन लिया, डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी रुपी को डिवैल्यू अभी कर दो, ये नहीं कह रहा मैं, ऑलरेडी काफी हो चुका है। लेकिन पहला डिसीजन क्या था? वो ये था कि करेंसी को आप सही प्राइस पे लाएंगे ना तो दुनिया के साथ ट्रेड आपका ठीक होगा। हाँ। एट द सेम टाइम जो उनका कॉमर्स मिनिस्टर था उसने एक स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी एट द सेम टाइम की, जिसने डिफाइन किया उनकी दुनिया के साथ ट्रेड। तो आपने करेंसी को सही मार्केट पे लेकर आए, इंपोर्ट को कंटेन किया। देखिए मार्केट की ना फोर्सेस को नहीं उन्होंने इस तरह से छेड़ा, जबरदस्ती इंटरवीन नहीं किया जैसे आज हमने किया कि आज हमने जो करेंसी को रोक के रखा हुआ था, उससे हमारा लॉस बढ़ गया, उससे हमारी क्रेडिबिलिटी लॉस हो गया, उससे हमारी इंपोर्ट को आपने हवाला की इंपोर्ट मार्केट बड़ी हो रिस्ट्रिक्ट किया, कंटेनर्स खड़े हो गए, यहाँ पे आपके करेंसी, पास डॉलर्स नहीं है, हाँ ये सब आर्टिफिशियली मैनेज किया जा रहा था। जी जी, उन्होंने ये नहीं किया, हालांकि वो कर सकते थे, सब रोक देते ना, पूरी इकोनॉमी रोक देते, तो इसमें क्या बड़ी बात है? पूरी इकोनॉमी आप रोक दें और इकोनॉमी ना चले तो आप कहें कि हमने मैनेज कर लिया, ये नहीं Exactly. होता। उन्होंने क्या किया? उन्होंने 20 टन सोना, अपना 20 टन सोना हाँ। स्विस बैंक में गिरवी रखवाया कि भाई हमें $250 मिलियन दे दो, और मिले उनको $250 मिलियन, लेकिन वो काफी नहीं था। फिर आईएमएफ के पास गए, आईएमएफ ने कहा 1.8 बिलियन का समथिंग प्रोग्राम था, 1.8 बिलियन डॉलर्स का या फिर $2 बिलियन का रफली, वो उन्होंने लिया और उसके साथ फिर ये रिफॉर्म शुरू किए। और देखिए अच्छा। बात ये है कि आईएमएफ का पहले प्रोग्राम भी हमें जो मिला था उस पर भी तो हम रिफॉर्म कर सकते थे, या उसी वक्त हम रियलाइज कर सकते थे ना। आज हम 23वें प्रोग्राम पे जो रियलाइज नहीं कर रहे, तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम आईएमएफ में नहीं है, प्रॉब्लम हम में है कि हम 23वां प्रोग्राम लेके उसके एग्जैक्टली मैं यही इस प्लेटफॉर्म का भी मकसद ये है कि बताया जाए कि भाई प्रॉब्लम असल में कहा। आईएमएफ को हम बुरा भला जरूर कहते हैं, लेकिन खुद भी अपना घर सबसे पहले देखें कि हमने कितना खराब किया। अच्छा खुर्रम, एक चीज और, जो उन्होंने पैक किया फिर गोल्ड के साथ अपने रिजर्व्स वगैरह को, तो अब पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में तो हमने सिर्फ ये देखा कि डॉलर जो है वो महंगा हो गया और रियल एस्टेट में पैसा जा नहीं रहा है, तो वो 41% रिटर्न जो है वो गोल्ड ने दिया। लोगों ने अपना पैसा जो है दे धनाधन जाके सोना खरीदा, होल्ड किया, और उसके बाद 41% रिटर्न कमाया। तो पैसा तो यहां पे भी है, और वो पैसा पैसे को खींच रहा है, इन्वेस्टमेंट जो है एवेन्यूज वगैरह देख रहा है। ये पॉलिसी हम नहीं कर सकते पाकिस्तान में? देखिए मैं इमरान एक चीज बस कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की कि दो डिफरेंट एराज हैं। हम ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली वही हो सकता है जो आज है। हम इंस्पिरेशन लेते हैं ना, किसी केस को स्टडी करते हैं तो हमें ये कॉन्फिडेंस आता है कि जब वो इतनी मुश्किल सूरत हाल से निकल सकते हैं कि स्ट्रैटेजी बना के, और उस स्ट्रैटेजी की फाइंडिंग्स मैंने आपको बताई कि क्या किया उन्होंने, कैसे किया, और क्या उसमें 3-4 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो टेक अवेज हैं जिनको हम लेके आज के कस्टमाइज एनवायरनमेंट के हिसाब से। खुर्रम, मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर आने वाले प्रोग्राम में हम डिटेल से डिस्कस करें, क्योंकि जाहिर है कि बहुत सारी चीजें जो है इससे समझी जा सकती हैं। फिल वक्त आज के प्रोग्राम से आपका बहुत शुक्रिया, आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।